अस्सलामुअलैकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं अनवार खाबर और मैं हूं आपके साथ नबीहा एजाज खान। प्रोग्राम में आज डिटेल सेगमेंट होंगे, अहम खबरें, तज्ज़िये होंगे और कल की बहुत बड़ी एक हैपनिंग थी उसके ऊपर भी डिटेल में बात करेंगे। लेकिन एक बड़ी अफसोसनाक खबर प्रोग्राम में आपके साथ शेयर करेंगे। अनवार, हमारी स्टेज इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम, जिन्होंने स्टेज पर बहुत देर परफॉर्म किया, सर्व किया, लोगों के दिलों में घर किया, इसके अलावा बहुत सारी फिल्मों में अदाकारी की, ड्रामों में अदाकारी की, बहुत सारे इनको अवार्ड्स मिले। मैं बात कर रही हूँ इस्माइल तारा साहब की, जो कि इंतकाल कर गए, बिल्कुल किडनी फेलियर हुआ, वेंटिलेटर पर ये मुंतकिल हुए। और जब से खबर आई है, ऑब्वियसली उनके जो चाहने वाले हैं, जो उनको प्यार करने वाले हैं, वो गम में मुब्तला है, अफसरदा है। बिल्कुल इस्माइल तारा के जो तंज़ो मिज़ाह के मकबूल प्रोग्राम था, एक 50-50 जो हम बचपन में देखते रहे हैं, बहुत मकबूल हुआ था और उनको शोहरत की बुलंदियों पर लेकर गया और उन्हें बेहतरीन अदाकारी पर 5 बार निगार अवार्ड भी है, वो भी मिला है। और साथ ही साथ 14 पाकिस्तानी फिल्मों में भी उन्होंने अपने जो फ़न का जौहर है वो दिखाया है, बिल्कुल। और साथ ही साथ कॉमेडियन के सोगवारान में उनके 4 बेटे हैं, बेवा हैं और एक बेटी भी शामिल है। यकीनी तौर पर एक अफसोसनाक खबर है उनके चाहने वालों के लिए, पाकिस्तानी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए भी। मेन स्ट्रीम उनका एक ड्रामा भी ऑन एयर था, मैं भी वो ड्रामा देख रही थी और इनकी अदाकारी के ऑब्वियसली बहुत सीनियर आर्टिस्ट थे, तो थोड़े से अलील मालूम होते थे, दिखते थे, तबीयत उस तरह से। ऑब्वियसली जब इंसान में वो जवानी जाती है, वक्त गुजरता है, अपनी जिंदगी के आखिरी अयाम में आता है, तो वो चीज उस तरह से, वो ताकत, वो जान नहीं रहती। लेकिन बहरहाल ही वाज अ ग्रेट आर्टिस्ट और हमेशा हम तमाम लोगों के दिलों में जिंदा रहेंगे, हंसाया, मुस्कुराहटें बिखेरी। प्रोग्राम में बहरहाल आगे बढ़ते हैं और अब शामिल करते हैं टॉप स्टोरीज। पाक फौज में कमान की तब्दीली, सियासी क़यादत ने दिखा दी संजीदगी, नए सरबराह के लिए चैलेंजेस क्या होंगे? रावलपिंडी में खैमों का शहर, कप्तान को भी सफर की इजाजत, तहरीक इंसाफ लॉन्ग मार्च, धरना, मकासद क्या है? फीफा वर्ल्ड कप अपसेट्स, आलमी मेले में खबरों पर खबरें, कतर में नया क्या हो रहा है? मौसम सरमा, बच्चों को क्या खिलाएं, कौन से खुश्क मेवे बच्चों के लिए मुफीद हो सकते हैं? दफ्तरी सियासत या ज्यादा रकम, खातून ने कब्रिस्तान में मुलाजमत इख्तियार कर ली। प्रोग्राम का आगाज करेंगे बाकायदा अनवार, कल की अहम तैनाती, एक जो हैजानी कैफियत थी, एक मुल्की पॉलिटिकल सिचुएशन, फिर हमारी जो इकोनॉमिकल जो क्राइसिस, जो माशी सूरत हाल, दोनों को कनेक्ट ऑब्वियसली किया जा रहा था। तैनाती से कनेक्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च अभी भी 26 की तारीख दी गई है। खान साहब सरप्राइज की बात कर रहे थे, तैनाती कब होगी, वजीर आज़म मुल्क से बाहर होंगे, स्मूथली प्रोसीजर होगा नहीं होगा, सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साइन करेंगे नहीं करेंगे। फिर पूरे क्योस में खान साहब ने मुलाकात भी की, असद उमर उस मुलाकात का हिस्सा रहे। ऐसा लग रहा था, खान साहब ने एक दिन पहले ही बोला कि मैं अब इस पर भी आइन में रहते हुए, आईनी हुदूद में रहते हुए खेलूंगा। तो लगा कि खान साहब कल कोई कार्ड यूज करेंगे, कोई पत्ता फेंकेंगे, लेकिन हमने देखा कि जो प्रोसीजर है वो बड़ा स्मूथली हो गया। और फाइनली पाक फौज में कमान की तब्दीली का जो अमल था वो मुकम्मल हो गया है। वजीर आज़म के सवाबदीदी इख्तियार की सदर मुमलिकत की जानिब से तौसी कर दी गई है और जनरल आसिम मुनीर मुल्क के 17वें आर्मी चीफ और जनरल साहिर शमशाद चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी बन चुके हैं। कबल अज़ीं इस मामले पर हमने देखा कि गुज़श्ता कई हफ्तों से बड़ी गैर यकीनी सूरत हाल थी, इस हवाले से अफवाहें थी, चामगोइयाँ थी, कयास आराइयाँ जारी थी। हम देख रहे थे कि मीडिया पर, सोशल मीडिया पर इस मामले पर खूब बहस की जा रही थी। सियासी जमातों की जानिब से भी इस मामले को, जो कि गैर सियासी मामला है, इसको सियासी बनाने की हमेशा की तरह ही कोशिश की जाती रही, लेकिन ये मामला अल्हम्दुलिल्लाह इंतहाई खुश असलूबी से हल कर लिया गया। ऑल इज वेल व्हेन एंड इज वेल। बहरहाल इसी सिचुएशन के ऊपर बात करते हैं। कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ संधू साहब हमारे साथ इन स्टूडियोज मौजूद हैं। सर, थैंक यू सो मच इन नियो पाकिस्तान। सो फाइनली जो पूरा प्रोसीजर था वो बड़ा स्मूथली तय पा गया। क्या क्या चैलेंजेस आपको लगता है नए आर्मी चीफ के होंगे? 29 नवंबर से अब वो अपनी जिम्मेदारियां उठा लेंगे, बाजवा साहब रिटायर्ड हो जाएंगे ऑब्वियसली, और खान साहब ने भी सरप्राइज की बात की हुई है, तो काफ़ी चीज़ें अब चेंज होते हुए दिखाई दे रही हैं। जी, एक तो जो नए आर्मी चीफ हैं जी जनरल आसिम, वो ज़ाहिर इन्फेंट्री से उनका ताल्लुक है और जनरल बाजवा की तरह जनरल बाजवा भी इन्फेंट्री से थे। और जनरल आसिम जो हैं इज़ अ डूअर और इंशाल्लाह बहुत अच्छी चेंजेस आएंगी वो। और वी हैव द होप
प्रेयर दैट इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है वो बहुत स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। आपने जहाँ तक चैलेंजेस की बात की है, देखिए पाकिस्तान को बहुत एक्सटर्नल चैलेंजेस भी हैं और इंटरनल चैलेंजेस भी हैं। अच्छा, एक्सटर्नल चैलेंजेस का आपने जिक्र किया तो हम अपने नाज़रीन को यहाँ पर अपडेट करें कि आईएसआई और एमआई के सरबराह भी रह चुके हैं और इंडिया में बहुत ज़्यादा इस बात को लेकर बहुत नेगेटिव उनका जो मीडिया है या तो डरा हुआ दिखाई दे रहा है ऑब्वियसली। तो ये भी मैंने कहा शेयर करते हैं अपनी ऑडियंस के साथ। एब्सोल्युटली। देखें, एक्सटर्नल चैलेंजेस तो एक साइड पे हमारे अफगानिस्तान है और उसकी वो आई वुड से कि वो पेरेनियल इंस्टेबिलिटी है वहाँ पे बिकॉज ऑफ सो मेनी फैक्टर्स। फिर दूसरी साइड पे जो हमारे ईस्टर्न बॉर्डर पे इंडिया है, जैसे आपने अभी जिक्र किया, और हमारे उनकी इंटरफेरेंस हर तरीके से और इवन डिप्लोमेटिक मनूवरिंग पाकिस्तान के अगेंस्ट, जब कुछ भी ना हो तो कम से कम डिप्लोमेटिक मनूवरिंग तो चल रही होती है। सो ये वाले चैलेंजेस हैं। और इसके साथ साथ अगर आप इंटरनली देखें तो एक मुल्क में इस वक्त एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, एक पॉलिटिकल हिजान है जी। और दूसरा जो क्राइसिस है वो इकोनॉमी का क्राइसिस है, जो कि इकोनॉमी बहुत जो है उस स्टेज पे चली गई है कि जहाँ पे उसको रिकवर करने के लिए बहुत कंक्रीट मेजर्स और बहुत सीरियसली कुछ मेजर्स लेने पड़ेंगे। बिल्कुल। और इसके साथ साथ जो है वो एक और क्राइसिस जो इकोनॉमी से ही रिलेटेड फूड का क्राइसिस है, जो कि बिकॉज ऑफ द फ्लड्स जो डैमेजेस हुई हैं और वैसे भी जो हमारी एग्रीकल्चर इनपुट, अगेन वो लिंक्ड है एग्रीकल्चर के साथ, जो इनपुट इफेक्ट हुई है। तो आई थिंक ये इस तरह के, और फिर अब अगर आप देखिए तो इस वक्त जो हमारी पॉलिसी आई थी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी, अब वो भी रीओरिएंट हो गई है टुवर्ड्स जियो इकोनॉमिक्स फ्रॉम जियो स्ट्रेटजी, क्योंकि अब जो फंडामेंटल और कम्प्रिहेंसिव कंसेप्ट है सिक्योरिटी का वो इकोनॉमिक्स के गिर्द रिवॉल्व करता है। ठीक है कर्नल साहब, ये बताइएगा, हमने देखा कि ये एक बहुत अहम मामला है जिस पर बहुत ज़्यादा सियासत की गई, इसको सियासी रंग देने की कोशिश की गई, और हम देखें तो चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ हैं, जिस तरह से इमरान खान है, सदर मुमलिकत के साथ उनके जो बयानात आ रहे थे उसकी वजह से बहुत ज़्यादा केओस था इस समरी पर साइन होने से पहले। फिर वो मुलाकात भी हुई सदर मुमलिकत की इमरान खान के साथ, तो तासुर यही दिया गया कि इमरान खान की जानिब से गो अहेड दिया गया है, तब ये समरी पर दस्तखत किए गए हैं। तो ये इतने अहम मामले को क्यों बार बार सियासत की नजर करते हैं? जी, ये तो इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, क्योंकि आप देखिए बाकी भी सारे मुल्क में जो जनरल लसीमो हैं वो लगा यानी आर्मी चीफ उनके अपॉइंट होते हैं, इवन नेबर में देख लीजिए, इंडिया में देख लीजिए, चाइनीज़ आप सेटअप में देख लीजिए, यूएस में देख लीजिए, कहीं पे भी इसको कंट्रोवर्शियल, क्योंकि ये एक बहुत एडमिनिस्ट्रेटिव और प्रोफेशनल मैटर है जी। तो जब आप इसको पॉलिटिकल डिस्कोर्स के अंदर ले आएंगे और पॉलिटिकल डिस्कोर्स में जब आप इसको थ्रेड बेयर करेंगे इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल जार्गन, और मैं तो अक्सर ये कहता हूँ कि हम एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, ये जो क्योस जिसकी आपने बात की है, जो पॉलिटिकल डिसएरे है, ये क्यों है? हम असल में जो पॉलिटिकल मेटाफर्स हैं पिछले चंद दरसों से हम उनका बहुत इस्तेमाल करते हैं और माजरत के साथ गलत इस्तेमाल करते हैं। तो जब बार बार इस्तेमाल करते हैं, गलत इस्तेमाल करते हैं, तो जो फॉलोवर है पॉलिटिकल लीडरशिप का, आइदर ऑफ द पार्टी, जो भी पार्टी है, वो उसको सच समझने लग जाता है। तो वो जो लीडरशिप से आने वाले मेटाफर्स हैं, लीडर से आप पूछें बाद में तो वो कहते हैं जी हमने तो ये इस्तारन इस्तेमाल किया था, हमारा तो मतलब ही ये नहीं था। बिल्कुल। तो लेकिन जो एक आम बंदा है वो उसको सीरियसली ले लेता है और वो फिर उसकी जो एक परसेप्शन है वो वैसी डेवलप हो जाती है। तो ये लीडरशिप का काम है जी, आइदर साइड ऑफ द डिवाइड, ये जो भी लीडरशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप के, जो ये याद रखने की बात है कि स्टेट जो है वो इंस्टीट्यूशन से चलती हैं। वो एक मशहूर बुक कि वाई नेशन फेल्स का थीम ही यही है कि जब इंस्टीट्यूशन फेल होते हैं तो स्टेट फेल हो जाती हैं। हमने जो है वो अरब स्प्रिंग में देखा कि जिन स्टेट्स वहाँ पे 6 स्टेट्स फेल हुई, लेकिन जिनके इंस्टीट्यूशन इंटैक्ट थे वो फेलियर के बावजूद रिवाइव कर गई, और जिन 3 के इंस्टीट्यूशन इंटैक्ट नहीं थे वो हमें आज भी क्योस में नजर आते हैं। अच्छा कर्नल साहब, अब जैसा कि आपने भी पहले जिक्र किया कि इस वक्त पाकिस्तान को बहुत सारे जो चैलेंजेस हैं वो दरपेश हैं, एक पोलराइजेशन हम एक ओवरऑल देख रहे हैं सियासी माहौल में, फिर जो मुआशी सूरत हाल है वो भी बिगड़ती हुई हमें कुछ स्टेबल दिखाई नहीं दे रही है। तो ऐसे में क्या चैलेंजेस, जो मेन चैलेंजेस आपको लगते हैं होंगे आर्मी चीफ के लिए, वो आप क्या समझते हैं? मैं समझता हूँ कि वो क्योंकि जनरल आसिम मुनीर इंतहाई प्रोफेशनल हैं, तो मुझे ये लगता है कि सबसे पहले तो वो इस पॉलिटिकल डिस्कोर्स से आर्मी को बाहर निकालेंगे। ठीक है, जो कि बाजवा साहब अपनी उन्होंने आखिर में कहा भी, लेकिन वो क्योंकि सिचुएशन, मैं जैसे भी बात कर रहा था कि पॉलिटिकल मेटाफर्स की वजह से सिचुएशन ऐसी बना दी गई
कि शायद वो पूरी तरह से नहीं हो सका। उन्होंने अपनी आखिरी तकरीर में भी कहा कि फौज कर्नल साहब देखिए हालात उस नहज तक पहुंचाए गए, किस तरह से जो हमारी लीडरशिप है उसको भी ये इजाजत मिल सकती है कि वो इदारों को तनकीद का निशाना बनाए। अफराद के जो नाम हैं, जो नाम सामने आते रहे, मीर जाफिर कहा गया, मिर सादिक कहा गया, न्यूट्रल कहा गया, ताकि जानवर का लफ्ज इस्तेमाल किया गया जी। तो इतना अगर उनको रूम दिया गया है तो फिर वो भी खुलकर खेल रहे हैं। जी, मैं यही बात कर रहा हूँ ना, चीज हम पॉलिटिकल मेटाफर्स को, जब हम सिमिलीज और इन मेटाफर्स को गलत इस्तेमाल करेंगे तो एक आम आदमी तो जिसने हिस्ट्री बहुत डिटेल से नहीं पढ़ी, वो तो मीर जाफर से या जैसे आपने कहा न्यूट्रल से वो तो फौरन अलाइन कर लेता है उसको, और फिर उसके बहुत जो इम्पैक्ट है वो बहुत जी बिल्कुल। देखिए आप, हम जिस एरा में रह रहे हैं अभी भी चैलेंजेस हैं, वॉर ऑन टेरर लड़ी, जो हमारी फौज है उसने बहुत कुर्बानियां दी, और फिर लोग ये कहते हैं कि जी पूरी दुनिया में फौज का पॉलिसी मेकिंग में इनपुट होती है और वो फौज इनपुट देती है। पाकिस्तान में आप देखिए तो एक पर्टिकुलर इस एनवायरनमेंट में फौज जो है वो हमेशा से इनपुट देती रही है। फिर फौज की एक जो है वो शेयरिंग इन टर्म्स ऑफ द पॉलिसी मेकिंग हो रही है। अब ये आप हिस्ट्री को लेके अगर आप इफ यू कंटिन्यू कि जी फौज जो थी वो आ जाती थी और रूल करती थी, तो फौज जब आती थी और रूल करती थी तो फौज को बुलाया जाता था, और फौज को मैं नाम नहीं लेता, कुछ लोग बुलाते थे और कुछ इंस्टीट्यूशन फौरन वैलिडेट कर देते थे। तो अब जब उन इंस्टीट्यूशंस ने ये फैसला कर लिया कि अब हम ऐसा नहीं होगा, तो और राइटली सो, तो फौज भी नहीं आएगी। तो आप, आई थिंक देयर शुड बी अ न्यू बिगिनिंग, और वो कहीं से तो शुरू कर देना चाहिए ना। अब हम we have been living in history and we are frozen in time since centuries. I think this is the time that we should move on, और हमें डिसाइड करना चाहिए कि हमारा सर्वाइवल 21st सेंचुरी में ये 2 डेकेड हमने वैसे ज़ाया कर दिए। दुनिया क्या सोच रही है, कहाँ पहुँच गई है, बांग्लादेश देखिए कहाँ पहुँच गया है, इंडिया देखिए कहाँ पहुँच गया है, इवन मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज। सो सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने क्या हिस्ट्री के अंदर फ्रोजन रहना है? तो आई थिंक वी हैव टू डिसाइड। सर इसलिए तो हमने विद इन द कंट्री चैलेंजेस का तस्करा किया, और सियासी जो एक माहौल गर्मा गर्मी और इदारों के बीच में जो एक क्लीशे हम देख रहे थे माजी में, उसके ऊपर आपने जो चैलेंजेस का सामना या आपने बात की। लेकिन अब जो बैरूनी कुव्वतें हैं, ऑब्वियसली पाकिस्तान को उन चैलेंजेस से भी निपटना है, उनका भी सामना करना है। तालिबान का फिर से एक्टिव हो जाना, सवात में हम देखते कि माजी में अभी जो कुछ हादसात हुए हैं, अनफॉर्चुनेट वाकयात हुए हैं, और दूसरा अभी इंडिया की जानिब से जो रिसेंटली आज़ाद कश्मीर के हवाले से स्टेटमेंट भी सामने आई है। तो ये जो सारे चैलेंजेस हैं बैरूनी कुव्वतों की या बैरूनी ताकतों के, इस हवाले से जो अहम तैनाती है, क्या आप फ्यूचर देख रहे हैं? जी देखें, एनिमी का तो काम है, दुश्मन का, कि आपकी फॉल्ट लाइंस और फिशर्स को आइडेंटिफाई करे और फिर उसको फर्दर ओपनिंग अप करे, वहाँ पे उसमें इन्वेस्ट करे। तो एनिमी तो ये कर रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आर्मी जो है जी, बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह ताला और लोगों की सपोर्ट के साथ, इट इज़ वेल कैपेबल ऑफ हैंडलिंग एनी टाइप ऑफ टेररिज्म रिलेटेड, या ये जो इस तरह की काइनेटिक थ्रेट्स हैं उनको अल्हम्दुलिल्लाह इट्स वेरी कैपेबल। लेकिन जो ये नई तैनाती, जैसे आपने कहा नए आर्मी चीफ के आने से, आई थिंक वो बिकॉज वो उनकी बैकग्राउंड है, और उनकी बैकग्राउंड में जो आपने खुद जिक्र किया कि MI में रहे, ऑपरेशनल पोजीशंस पे रहे, GHQ में बहुत सेंसिटिव जगहों पे रहे, ISI में रहे, तो ही हैज़ दैट बैकग्राउंड, और वो उनकी जो एक जिसको कह लीजिए कि जो वर्ल्ड व्यू और जो रीजनल व्यू है, और फिर प्लस फिर पाकिस्तान के पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के साथ, आई थिंक ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह ज़रूर एड्रेस होंगी। ठीक है, अभी जिस तरह से हम देख रहे हैं DGISI मंजर यहाँ पर आए थे, उसके बाद आर्मी चीफ की जानिब से भी कहा गया है कि फ़ौज अब अपने आप को बिल्कुल एक न्यूट्रल लेवल पर रखेगी और बिल्कुल भी सियासत में मुदाखलत नहीं करेगी। इस स्टेटमेंट के बाद आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि सियासी जमातों जो हैं उनके अपने अपने मफादात हैं, कुछ सियासी जमातें इस फैसले को मानने को तैयार नहीं हैं। इस सिचुएशन में आप किस तरह से देख रहे हैं, जिस तरह आर्मी चीफ भी कह रहे हैं अपनी गलतियों का उन्होंने एतराफ़ किया है, क्या जो सियासी जमातें हैं उन्हें अपनी गलतियों का एतराफ़ नहीं करना चाहिए, उन्हें मिल बैठकर नहीं सोचना चाहिए कि मईशत को ठीक करना है, मुल्क के लोगों के लिए कुछ करना है, या ये आपस में ही लड़ते रहेंगे और कोई भी इसका हल नहीं कभी भी निकल सकेगा? ठीक कह रहे हैं आप। देखें, फौज ने तो इससे अब देखिए पिछले साल के अंदर DGISPR के 3 प्रेसर्स आए, जिसमें उन्होंने कैटेगोरिकली कहा, जनरल बाजवा 2-3 दफ़ा बहुत फोर्थ राइटली कह चुके हैं कि जी फौज जो है वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं है, ना होना चाहती है। लेकिन देखिए, ये अब जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, ये एक इक्वेशन का नाम है। जब स्टेट चलती है एज अ पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट, तो स्टेट पिलर ऑफ स्टेट्स के थ्रू चलती है। उन पिलर ऑफ स्टेट्स में जो है वो मुकन्ना है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है जी। तो अब ये जो सारे पिलर्स हैं, अब
एक पिलर जो आर्मी है, इट्स पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव, और एग्जीक्यूटिव का सबसे बड़ा चंक आर्मी होती है जी। तो अब आर्मी ने अगर ये डिसाइड कर लिया, लेकिन एक दूसरा जो पिलर है, अगर मैं कहूँ कि जो पॉलिटिकल पिलर है जी, अगर वो इसको ये फिर भी चाहें कि जी फौज की, जैसे बार बार कहा, जैसे हिस्टोरिकली हमने देखा जी कि इन्वॉल्वमेंट हो या आप इन्वॉल्व हो या आप, हमने देखा है पिछले सारे हमने पॉलिटिकल बयानी देखे, बिल्कुल बार बार कहा गया है। तो आई थिंक फिर ये अनफॉर्चुनेट होगा, क्योंकि देखिए फौज ने तो स्टेट की सिक्योरिटी को इंश्योर करना है, फौज ने तो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को इंश्योर करना है जी। तो जब क्योस होगा, जब लॉ एंड और क्योस इस हद तक हो जाए कि आपकी खतरनाक हद तक हो जाए, तो फिर तो फौज की इन्वॉल्वमेंट जो है वो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट होने लगती है, जैसे कि जी बुला लिया जाता है इमरजेंसीज में सारा कुछ। तो आई थिंक ये सबको रिलाइन करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच आबिद लतीफ साहब, कर्नल रिटायर्ड हमारे साथ इन सेशन थे और पूरी जो सिचुएशन है, अहम तैनाती है, उसके ऊपर अपने एनालिसिस हमारे साथ और फैक्ट्स शेयर कर रहे थे। अनवर, प्रोग्राम में वक्त हुआ ब्रेक का और नाज़रीन ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले हम कुछ बात कर रहे थे आर्मी चीफ की तैनाती से मुताल्लिक। तो आपको बताते चलें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से पिछले कुछ अरसे में आर्मी चीफ की तैनाती को लेकर बहुत ज़्यादा बयानात दिए गए और इस पर बहुत ज़्यादा बातचीत की गई, बहुत ज़्यादा कयास आराइयाँ थी और आखिरी लम्हे तक हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस अहम तरीन मामले पर सियासत करना चाहती थी, इस मामले पर खेलना चाहती थी और इसी तनासुर में सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और इमरान खान की मुलाकात भी हुई थी। और इसी तमाम सूरत हाल के पेश नजर अभी अब कुछ ही दिन में हम देख रहे हैं कि रावलपिंडी में भी पीटीआई मोर्चा जन होने जा रही है। 26 की डेट दी हुई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सरप्राइज देगी। आज 25 तारीख है, तो क्या होने जा रहा है, बात करते हैं। नज़ीर लगारी साहब, सीनियर तज्जियाकार, हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है। लगारी साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन नियो पाकिस्तान। क्या आप समझते हैं कि किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन है इन पीटीआई, धरना होगा या जलसा होगा, क्या होगा? सरप्राइज की बातें पहले खान साहब कर चुके हैं कि वो देंगे, आर्मी चीफ की तैनाती हो चुकी है, वो मामला भी स्मूथली क्लियर हो चुका है। तो क्या अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई नई हिकमत अमली, कोई नया बयानिया, कोई नई स्ट्रैटेजी कल अनाउंस करने वाली है? देखिए, दो तीन चीज़ें तो इंट्रो में भी आप लोगों ने बताई है ना कि ये पहले से इसको कंट्रोवर्शियल बनाना चाहते थे जी। और इस्लामाबाद के जलसे में जो कुछ कहा गया था कि जनाब मुहब्ब वतन और गैर मुहब्ब वतन का सवाल उठाया गया, तो उस वक्त भी यही कहा गया था कि यहाँ जो आर्मी लीडरशिप है उसके बारे में ये क्वेश्चन कैसे आ गया कि कोई मुहब्ब वतन है या कोई गैर मुहब्ब वतन है। तो इसके ऊपर इन्होंने सवाल उठाया था पीटीआई ने। फिर उसके बाद जो है इस तरह का और कंट्रोवर्सी खड़ी की गई। आखिर में इन्होंने ये नाम तक ले लिया था, ये नाम ले लिया था कि इनके अलावा किसी को भी बना ले, लेकिन वो बन गए और वो शायद इसको नहीं रोक सके या उनके बस में नहीं था। तो अब ये हो गए हैं। अब पीटीआई को ग्राउंड रियलिटीज को मानना चाहिए और आर्मी लीडरशिप के अंदर, मिलिट्री लीडरशिप के अंदर ऐसा नहीं होता है कि किसी की ख्वाहिशात को पेश नज़र रखा जाए। यहाँ जो वज़ीर आज़म की सवाबदीद थी, उन्होंने बेस्ट ऑप्शन के तौर पर ये लिया है और बेस्ट ऑप्शन यही था कि जो सीनियर मोस्ट थे उनको आर्मी चीफ बनाया और जो सेकंड मोस्ट सीनियर थे उनको उन्होंने चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी बनाया है। तो मेरे ख्याल में पीटीआई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या खान साहब की अगर हम स्टांस की ओवरऑल बात करें तो आर दे वांट टू बी इन जस्ट न्यूज ऑल द टाइम? कल की भी जो सूरत हाल थी, हमने देखा कि आरिफ अलवी को बुलाया गया, मीटिंग हुई, असद उमर उस मीटिंग का हिस्सा रहे। उससे ठीक एक दिन पहले खान साहब ने कहा कि आईनी हदूद में रहते हुए खेलेंगे। और कल की मीटिंग में मतलब सब जो सहाफी थे या जो सियासतदान थे वो यही सोच रहे थे कि अब इस मीटिंग का क्या नतीजा निकलता है, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। तो खान साहब सिर्फ आपको लगता है कि एक पत्ता फेंकते हैं या वो खबरों में रहना चाहते हैं या एक और सा क्योस क्रिएट करना चाहते हैं? क्यों कर रहे हैं ये? असल में एक मैच्योर पॉलिटिशियन नहीं है, एक हादसाती लीडर के तौर पर ये सामने आए हैं और इनको 22 साल जो तरबियत की गई थी वो तरबियत पर पूरे नहीं उतरे थे और ख़ास तौर पर इक़्तिदार से अलग होने के बाद
वो एक और माइंड सेट में चले गए थे। वो समझ रहे थे कि वो जो है वो लेनिन बन गए हैं, वो ये समझ रहे थे कि वो माओ जेडुंग बन गए हैं, वो ये समझ रहे थे कि वो चे गुवेरा बन गए हैं, वो ये समझ रहे थे कि वो हो ची मिन्ह बन गए हैं और फिडेल कास्ट्रो बन गए हैं, वो इनकलाब ला रहे हैं और वो इनकलाब के तमाम लवाजमात शायद और समझ रहे थे कि पूरे कर चुके हैं। ऐसा पाकिस्तान में हम लोगों ने एक जिंदगी गुजारी है और पिछले 50 साल से हम भी ये सारी सूरत को देख रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान में जितनी अवाम की स्ट्रगल है उस स्ट्रगल में ये चीज सामने नहीं है। ठीक है लगारी साहब, ये बताएगा जिस तरह से आप कह रहे हैं कि कल इमरान खान एक इनकलाबी सिचुएशन लाना चाह रहे थे, उस इनकलाबी सिचुएशन के बीच में ही ये भी कहा जा रहा है कि वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही की भी उन्हें कॉल आई है, जिसके बाद फिर वो अपना फैसला बदलने पर मजबूर हुए। गोअर्ड दिया गया सदर मुमलिकत को, या एक रस्मी कार्रवाई थी और वज़ीर आला का फोन उन्हें आया, उनकी तरफ से कोई एडवाइस की गई? आपके पास है कोई खबर? नहीं, मैं यही आखिरी वक्त तक ये रोकना चाहते थे, खेलना चाहते थे। इन्होंने खुद भी कहा था कि हम खेलेंगे। अच्छा, ये हर चीज को क्रिकेट समझते हैं ना, जिंदगी क्रिकेट नहीं है भाई। क्रिकेट एक ऑप्शन है, क्रिकेट एक खेल है, एक गेम है, इसको हम जिंदगी नहीं समझ सकते। सियासत जिंदगी है, उनको अभी खेल में और जिंदगी में फर्क करना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा कि जिंदगी और चीज है, क्रिकेट और चीज है। वो हर चीज को खेलना चाहते हैं। सियासत खेलने का काम नहीं है, सियासत करने का काम है। सियासत एक अमली काम है, जिंदगी से मुतालिक है और करोड़ों इंसानों की जिंदगी से मुतालिक होती है सियासत। उसमें खेल वाली बात नहीं होती है और ये हर चीज को खेलना चाहते हैं। सैफर आ गया, आओ खेलते हैं, और ये एडवाइस आ गई, आओ खेलते हैं, पुरानी चीज आ गई, आओ खेलते हैं। ये खेलना नहीं है, इन्हें आगे बढ़ना होगा। इन्हें सोच, अब एक मिच्योर पॉलिटिशियन के तौर पर, अब तक ये मिच्योर पॉलिटिशियन नहीं है। लेकिन लगारी साहब, अब खेलने के लिए तो कल बोला ना उन्होंने, खान साहब ने, कि सरप्राइज देंगे और फिर कल इकट्ठे भी होंगे। आपको अब आर्मी चीफ तो तब्दील हो चुके, जनरल आसिम मुनीर ओहदा संभाल चुके, 29 को अब बाजवा साहब भी रिटायर्ड हो जाएंगे। अब खान साहब के पास क्या जवाब बनता है कि वो प्रेशराइज करें या इदारों का नाम लें और इंतखाबात के लिए वो कौन सा कोई नया बयानिया बनाएंगे, कोई हिकमत अमली बनाएंगे, या आपको लगता है कि वो इतना मजमा 4 से 5 लोग इकट्ठा करने में कामयाब हो जाएंगे रावलपिंडी में, तभी तो हुकूमत पर फिर प्रेशर पड़ेगा? क्योंकि पिंडी में भी वो पूरी तैयारी से आ रहे हैं और वहां पर वॉशरूम्स बनाए जा रहे हैं। जिन लोगों को साथ ला रहे हैं उन्हें कहा जा रहा है कि 15 दिन की होटल बुकिंग आप कम से कम करवा कर रखें। आपको लगता है इतना मजमा इकट्ठा कर पाएंगे? पहली बात तो ये है कि ये बहुत मुश्किल है। 2 सूबों में है तो पंजाब इनको फैसिलिटेट नहीं करेगा। और पंजाब गवर्नमेंट के पास क्या चीज है? अथॉरिटी है, वो चीफ मिनिस्टर की अथॉरिटी है। चीफ मिनिस्टर के पास क्या चीज है? वो पुलिस है, ये लॉ एनफोर्सिंग के इदारे हैं। एक और बात है कि आर्म फोर्सेस भी हैं। और दूसरी बात यह है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को अगर रियलिटी का अंदाजा होता है तो क्या वो इस तरह से वफाक पर हमलावर होने की इजाजत दे सकती है? ये रावलपिंडी पर हमलावर होने की इजाजत दे सकती है? मैं नहीं समझता हूँ कि अगर इनकी सूबाई हुकूमतें जो हैं वो इनको फैसिलिटेट करेंगी कि वो वफाक पर या हमारे GHQ पर हमलावर हों या हमारे रावलपिंडी पर हमलावर हों, तो इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती है। ये कुछ लोग हैं और हो सकता है कि वो कुछ लोग इस तरह की प्लानिंग भी कर रहे हों, लेकिन पाकिस्तान में ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। हाँ, एक बात सिर्फ मैं पहले भी कहता रहा हूं और अब दोबारा दोहराना चाहता हूं, अगर कोई बैनुल अक़वामी साजिश है पाकिस्तान के खिलाफ, अगर कोई बैनुल अक़वामी साजिश जिसके ये किरदार हैं, तो फिर मामला और तरह से होगा और तरह से इसको निपटा जाएगा। मेरा ये ख्याल है। मैं अभी ये गुमान करता हूं, मैं इस पर कहता रहा हूं कि ये किसी का गेम खेल रहे हैं। और किसी का गेम क्या है? ठीक है लगारी साहब, ये बताएगा जैसे से हमने देखा इमरान खान अपने बयानिए बनाते हैं, साइफर वाला बयानिया उन्होंने बनाया, उससे पीछे हट गए, यूटर्न ले लिया, जो कि खुद कहते हैं कि जो लीडर होता है वो ही यूटर्न लेता है। आर्मी चीफ की तैनाती के मामले पर पहले उन्होंने कहा कि हुकूमत को हम ये अपॉइंटमेंट नहीं करने देंगे, हुकूमत अपना मफाद चाहती है इसमें, लेकिन फिर उस स्टांस से भी पीछे हट गए। इन फ्यूचर आप देख रहे हैं कि खान साहब पार्लियामेंट वापस जाएंगे, क्योंकि फौज तो कह चुकी है कि हम न्यूट्रल हैं, सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे, बट इमरान खान बार बार कहते हैं कि सियासी मुदाखलत आप करें, हमारी मदद करें। मेरा ख्याल है कि ये इंडिकेशंस भी आ रही हैं। मैं गुज़श्ता रात को एक प्रोग्राम में था और जिसमें PTI के एक अहम लीडर जो हैं वो आमादगी जाहिर कर रहे थे कि हम जाएंगे, अगर फला मामलात पर कानून साजी होती है तो हम सोचेंगे कि हम पार्लियामेंट में जाएं। अब इनके पास ऑप्शन यही बचा है। अगर ये इनकी अपनी मर्जी है, बंद गली में जाना चाहते हैं और दीवार से सर टकराना चाहते हैं तो ये अपनी मर्जी है, कर लें सभी। और अगर ये वापस जाते हैं, पार्लियामेंट में बैठते हैं, तो इनकी तौकीर होगी और ये इनकी इज्जत बच जाएगी। और मैं भी गुजारिश करूंगा ख्वाजा आसिफ साहब से कि वो
दोबारा वो बातें ना दोहराएं कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, ये बातें ना दोहराएं। लेकिन ये है कि इनके पास वापसी का रास्ता है और मेरे ख्याल में ये पार्टी जो है वो इस रास्ते को अख्तियार करना चाहती है। पार्टी की अक्सरियत वो इस रास्ते को अख्तियार करना चाहती है, लेकिन जो इंतहा पसंद इमरान खान साहब के इर्द गिर्द हैं, जो उनकी अना की तस्कीन के लिए उनको सबक पढ़ाते रहते हैं, वो शायद बहुत गलत गेम करना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नज़ीर लगारी साहब, सीनियर एनालिस्ट तज्जियाकार हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। और बड़ी हैरानकुन तमाम सियासी लीडर्स के लिए अगर अनवर खान साहब एक बड़ी तादाद का मजमा इकट्ठा करने में कामयाब हो जाएंगे तो आई थिंक इससे बड़ा सरप्राइज और कोई नहीं हो सकता। बहरहाल प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और अनवर एक रिपोर्ट शेयर करते हैं। यूजुअली वर्क प्लेस पे जब हम काम करते हैं तो बड़ी स्ट्रेस या एंजाइटी या परेशानी, अगर आपको अच्छे कोलीग्स ना मिले, आई थिंक इन एवरी फील्ड, हाँ हर जगह, तो इसका हल क्या तलाशा एक चीनी खातून ने? बहुत डिफरेंट हल है। उन्होंने कहा कि भाई दफ्तरों में लोगों के साथ काम करने से अच्छा है कि कब्रिस्तान में नौकरी कर ली जाए। तो इन्होंने एक्चुअली किया क्या है, जरा आप भी देखिए और हम भी देखते हैं। कब्रिस्तान में जाना, कब्रों के साथ बैठना, लाखों रुपए भी दिए जाएं तो कोई यहाँ नौकरी ना करे। लेकिन चीन की एक नाजुक लड़की ने ये चैलेंज कबूल किया। चीन के इलाके चिंगचोंग की रिहायशी 22 बरस की टॉन, जो दफ्तरी सियासत से तंग थी, इसने सबसे दूर कब्रिस्तान को अपना ठिकाना बना लिया। टॉन के मुताबिक इसके पास कुत्ते, बिल्लियाँ और इंटरनेट भी है, जो इंसानों से 1000 दर्जे बेहतर है। यहाँ कोई सियासत नहीं। वो हफ्ते में 6 दिन सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक काम करती है। दोपहर के वक्त 2 घंटे आराम भी करती है। इसका काम सिर्फ कब्रिस्तान में आने वाले अफराद पर नजर रखना है, कतबे फरोख्त करना और कब्रों का ख्याल रखना है ना ये आसान काम? अगर इस काम की तनख्वाह सुनकर पाकिस्तानी नौजवान सर पकड़कर बैठ जाएंगे, क्योंकि टॉन को इतने से काम के 1,25,000 रुपए मिलते हैं। तो जनाब, क्या आप भी 1.25 लाख के लिए कब्रिस्तान में मुलाजमत करना चाहेंगे? अगर ऐसा नहीं है तो दफातर में ही सियासत से लुत्फ उठाएं। मॉर्निंग वंस अगेन इन नियो पाकिस्तान। और अब हम बात करेंगे इस वक्त जो दुनिया में सबसे बड़ा मेगा इवेंट जारी है खेल की दुनिया में, फुटबॉल वर्ल्ड कप जनाब कतर में। और हम देख सकते हैं कि शायकीन जो है वो कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं। जो यूरोप से जो एक इंटरेस्ट है ऑल ओवर द वर्ल्ड वो हमें नजर आ रहा है इस वक्त कतर के इतना क्रेज है फुटबॉल के लिए। ये हम ये भी देख रहे हैं कि कतर में इस टाइम जितना क्राउड है, कतर में जिस तरह से लोग ये मैचेस देखने के आए हैं, तो उनका क्रेज हमें अच्छा, नजर आ रहा है फुटबॉल को लेकर। तो क्रिकेट में क्रिकेट क्रेज बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर इनका तकाबली जायजा लिया जाए तो फुटबॉल जो है वो दुनिया भर में मोस्ट फेवरेट कंपेयर नहीं कर सकते बिल्कुल, क्योंकि जो फुटबॉल की अगर हम टीम्स ही देखें तो उनकी टीम्स की तादाद ही इतनी है जो कि क्रिकेट टीम्स को मैच ही नहीं करती। खैर, जो मैचेस का सिलसिला है वो इस वक्त कतर में जारी है और जो अहम मैच हुए हैं वो भी आपके साथ शेयर करते जाते हैं। मारूफ फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो और साथ ही साथ जो नेमार जूनियर हैं वो हमें एक्शन में दिखाई दिए हैं। और उनके हवाले से अगर बात करें तो मेगा इवेंट में ग्रुप जी और ग्रुप एच की टीमों के मैचेस हुए थे, जहां पर स्विट्जरलैंड ने कैमरून को 1-0 से शिकस्त भी दी और है। जो दूसरा मैच है यूरुग्वे और जनूबी कोरिया के दरमियान वो खेला गया बगैर किसी नतीजे के। ये मैच एंड हुआ, दोनों टीम्स गोल करने में नाकाम रही और उधर रोनाल्डो की टीम पुर्तगाल ने 2 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दी। तो आज बहुत अहम मैचेस खेले जाने हैं। एक तरफ तो ईरान का मुकाबला वेल्स से है और दूसरी जानिब जो मेजबान कतर और सेनेगाल है उनका भी पहला मैच हार गए थे, तो दूसरा मैच उनका सेनेगाल से होना भी बाकी है। और इससे जो अगले मैच है उसमें नीदरलैंड और इक्वाडोर के दरमियान भी मैच खेला जाएगा। तो अनवर, इसी के ऊपर बात कर लेते हैं, मेगा इवेंट और जो मैचेस चल रहे हैं। हमें ज्वाइन किया है अल्तमिश जीवा ने, स्पोर्ट्स एंकर है, फुटबॉल एक्सपर्ट है बिल्कुल, तो उनकी एक्सपर्टीज जानते हैं। अल्तमिश, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। आप किस तरह से देख रहे हैं इस वर्ल्ड कप के तमाम मैचेस को? जो इवेंट कतर में इस वक्त हो रहा है बहुत हाइप क्रिएट है और जिस तरह से क्राउड हम वहां पर देख रहे हैं, जिस तरह से वहां पर इंतजामात किए गए हैं, सबसे पहले आपका एनालिसिस इसी पर चाहेंगे कि इस्लामिक कंट्री में फुटबॉल जिस तरह से अब रिप्रेजेंट हो रहा है। आप दोनों को एंड स्पेशली मेरी पुरानी कॉलीग नबिया एजाज, हम पहले साथ काम करते थे। गुड टू बी बैक विद यू।
I hope both of you are keeping well और आपके जितने नाज़रीन हैं सबको भी अस्सलाम वालेकुम and good morning. बिल्कुल आपने सही कहा अपने इंट्रो में आप दोनों ने. This is the biggest event in sporting history. हर 4 साल ये इवेंट खेला जाता है और पूरी दुनिया जो है इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाती है. इस वक्त 32 टीम्स खेल रही हैं और ये इतना बड़ा एक स्पोर्ट है कि अगले वर्ल्ड कप में 48 टीम्स होंगी. तो आप सिर्फ देख सकते हैं कि इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती ही बढ़ती जा रही है. जिस तरह से आपका सवाल था कि किस तरह से कतर इसको होस्ट कर रहा है, बहुत बड़ी बात है ये कि फर्स्ट टाइम जो है किसी मुस्लिम कंट्री को ये एजाज दिया गया है टू होस्ट समथिंग ऑफ दिस मैग्नीट्यूड. एंड आई थिंक इन माय हम्बल ओपिनियन वो बेहतरीन उन्होंने रिस्पॉन्ड किया, क्योंकि याद है कतर जो एक ट्रेडिशनली एक स्पोर्टिंग कंट्री नहीं है. जब उनको ये राइट्स 2010 में दिए गए थे उसके बाद तमाम जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उन्होंने 10 साल में बनाया है. जितने भी है आप मल्टीपर्पज स्टेडियम्स आप देखें जहाँ पे ये मैचेस खेले जा रहे हैं, आई एम श्योर आप लोग भी मैचेस फॉलो कर रहे होंगे. जिस तरह से ये स्टेडियम्स बनाए गए हैं और जिस तरह से मैचेस हो रहे हैं, कोई उन्होंने कहते हैं ना कि कसर नहीं छोड़ी बेस्ट फैसिलिटीज देने में फॉर द प्लेयर्स, फॉर द कोचेस, फॉर द स्टाफ एंड फॉर द फैंस एज वेल. अनफॉर्चुनेटली जो वेस्टर्न मीडिया, मैं ये बात जरूर करना चाहूंगा कि जिस तरह से नेगेटिविटी फैला रहा है कुछ एस्पेक्ट्स को लेके, उसका भी बड़ा अच्छा उन्होंने जवाब दिया है. बिल्कुल फैक्ट्स को लेके सामने रखा है किस तरह से वेस्ट इस चीज को एक्सप्लॉइट कर रहा है कि शायद वो देख नहीं पा रहे कि एक छोटा सा मुल्क जो एशिया से बिलोंग करता है, मिडल ईस्ट का हिस्सा है, वो एक इतना बड़ा जो है इवेंट होस्ट करता है, कर सकता है बेस्ट तरीके से. तो आई थिंक अब तमाम पहले ग्रुप के मैचेस हो चुके हैं. कल रात जिस तरह से आपने अपने न्यूज रिपोर्ट में भी दिखाया कि जो आखिरी ग्रुप था उसकी भी तमाम टीमों ने पहले मैचेस खेल लिए हैं. अब तक अल्लाह का शुक्र कोई ऐसा इंसिडेंट सामने नहीं आया जो हम कह सकते हैं कि नेगेटिव हो. सारी टीमों ने बेस्ट तरीके से अपने मैचेस खेले हैं. फैंस भी बहुत खुश हैं हर चीज को लेके और इतनी एक्साइटिंग चीजें सामने आई है. कुछ छोटी सी स्टैट्स आपके साथ शेयर करूंगा कि जो साउथ अमेरिकन की ब्लॉक से जो टीम आई हुई है, बेस्ट टीम इस वक्त अर्जेंटीना, वो अपना मैच हार चुकी है. आई एम श्योर आप दोनों भी बड़े मायूस हुए होंगे या एक्साइटेड भी हुए होंगे देख के कि सऊदी अरेबिया ने अर्जेंटीना को शिकस्त दी. उसके बाद अफ्रीका की जो बेस्ट टीम है सेनेगल, उसने अपना पहला मैच हारा है. यूरोप की जो बेस्ट टीम है वो इस टूर्नामेंट का हिस्सा ही नहीं बन सकी क्योंकि इतना टफ कंपटीशन यूरोप से आ रहा था कि वो क्वालिफाई ही नहीं कर सके. तो बहुत इसके अंदर जो है एक्साइटमेंट है. बात कर लेते हैं रोनाल्डो की भी बात कर लेते हैं. उन्होंने एक मरतबा फिर से जो रिकॉर्ड है, आई एम श्योर आप भी ऑब्वियसली फॉलो कर रहे हैं, उन्होंने जो ये रिकॉर्ड अपने नाम किया है, 5 फुटबॉल वर्ल्ड कप टूर्नामेंट्स में गोल स्कोर करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर बन गए हैं. बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली. मेंस साइड पे ये पहले फुटबॉलर है. खवातीन की जो फुटबॉल है उसमें 2 प्लेयर्स ये कर चुकी हैं. अब मेंस के साइड से भी एक प्लेयर सामने आ गए रोनाल्डो की शक्ल में, जो अब 5 वर्ल्ड कप में लगातार उन्होंने स्कोर किया है. कल के मैच में वर्सेस घाना उन्होंने जो पेनल्टी कन्वर्ट की, और तो थोड़ी सी हम कह सकते हैं पेनल्टी कंटेंशंस थी और जो घाना के जो कोच हैं वो तो कह रहे हैं कि ये गिफ्ट दिया गया रोनाल्डो को. बट नॉनदलेस अगर वो इस मैच में नहीं था, अगले मैच में उन्होंने स्कोर करना ही था. तो क्या जितना हम तारीफ कर सकते हैं रोनाल्डो की उतनी कम है. जिस तरह से उन्होंने अपने आप को इस उम्र में भी फिट रखा हुआ है. याद रहे कि उनकी उम्र कोई कम नहीं है, वो भी 35 ईयर्स के हैं और जिस लेवल पर वो परफॉर्म कर रहे हैं और अपनी टीम को बेंच से नहीं आ रहे कि मैच स्टार्ट करें. डिस्पाइट द फैक्ट कि पोर्चुगल के जो फॉरवर्ड्स हैं बेहतरीन फॉरवर्ड्स हैं उनके पास. जाओ फिलिक्स ने कल मैच खेला, राफेल गुरेरो उनके पास हैं, बर्नार्डो सिल्वा वहां पर मौजूद हैं, राफेल लेओ बेंच से आ रहे हैं. उसके बावजूद इतने कंपटीशन के बावजूद ब्रूनो फर्नांडिस उनके पीछे खेलते हैं. रोनाल्डो को फिर भी स्टार्ट मिल रहा है, तो बहुत बड़ी बात है ये, बहुत अचीवमेंट है ये. ठीक है अल्तमश, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरह से आपने देखा सऊदी अरब ने किस तरह अपसेट शिकस्त दी है अर्जेंटीन को और फैंस काफ़ी मायूस भी हुए अर्जेंटीन के, लेकिन जो एशियाई ममालिक हैं, इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर इस हवाले से बहुत खुशी बनाई गई. कतर अपना पहला मैच हार गया. बीइंग अ होस्ट आप क्या देख रहे हैं? कतर में ऐसी सलाहियत है कि कतर किसी टीम को टफ टाइम दे सकेगा? आज भी उनका मैच है, इंपॉर्टेंट मैच है और ईरान का भी आज मैच होने जा रहा है. तो ये जो 2 टीमें हैं ये अपसेट करने की सलाहियत रखती हैं? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने और मुझे थोड़ी सी जरूर डिसअपॉइंटमेंट हुई थी. ईरान से स्टार्ट कर लेते हैं, फिर मैं कतर पे आता हूँ, फिर सऊदी पे आता हूँ. ईरान से मुझे थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हुई थी जिस तरह से वो इंग्लैंड के सामने हार गए. याद रहे कि अगर आप पिछला वर्ल्ड कप आपने जरूर देखा होगा 2018 का, जिसमें ईरान टफेस्ट ग्रुप में था पोर्चुगल और स्पेन के साथ, मोरक्को के साथ. उसमें उन्होंने तमाम टीमों को बहुत टफ टाइम दिया था और वो क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, बट उनके 2 ड्रॉज थे उस ग्रुप के अंदर. तकरीबन वही टीम है जो इस वर्ल्ड कप में भी आई है और उनके तमाम प्लेयर्स जो हैं तमाम टॉप लीग्स में खेलते हैं, बहुत अच्छी कंपेरेटिव फुटबॉल खेलते हैं. मुझे जरूर उम्मीद थी कि वो
इंग्लैंड को एक टफ टाइम जरूर देंगे क्योंकि डिफेंसिवली ईरान की टीम बहुत स्ट्रांग है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस मैच के अंदर पहले 10 मिनट के अंदर ही जो उनके बेस्ट प्लेयर हैं, जो उनके गोलकीपर हैं, वो इंजर्ड हुए और अनफॉर्चुनेटली अब वो इस कैंपेन का हिस्सा नहीं होंगे। तो जाहिर बात है, अगर फॉर एग्जाम्पल किसी भी चीज के अंदर, किसी भी टीम वर्क के अंदर अगर आपका बेस्ट जो उसके अंदर परफॉर्मर होता है वही 10 मिनट के अंदर बाहर हो जाए तो बड़ा एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। मुझे लगता है वही चीज ने जो है ईरान को जो है उस मैच में गिरा दिया और फिर इंग्लैंड को एक रिकॉर्ड वे इन 6-1 से आई थिंक वो मैच जीते थे। तो मैं वहां जरूर डिसअपॉइंट हुआ था। मुझे याद ये था कि एटलीस्ट वो इंग्लैंड के साथ ड्रॉ तो करेंगे, इफ नॉट मे बी इवन गो वन बेटर। तो मुझे मुश्किल लग रहा है ईरान आगे जाते हुए, और तो मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं ईरान को देखूं आगे जाते हुए। कतर का भी हैव टू बी रियलिस्टिक, लेकिन वो इस तक एशियन चैंपियन जरूर हैं। ठीक है, लेकिन तो एक क्विक कमेंट कीजिएगा, बीइंग अ फुटबॉल एक्सपर्ट, आपकी फेवरेट टीम कौन सी है? कौन सी टीम में ऐसी सलाहियत है जो कि वर्ल्ड कप जीत सकती है? ब्रदर, मैं तो कहूंगा मैं कहीं का एक्सपर्ट नहीं हूँ, क्योंकि मेरी फेवरेट टीम अर्जेंटीना थी और वो सऊदी अरेबिया से हार गई। तो मेरे सारे लेकिन ठीक है, बहुत शुक्रिया अल्तमश जीवा हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन हमारे साथ थे। उनका ये कहना था कि उनकी फेवरेट टीम तो जो थी अर्जेंटीना, वो सऊदी अरब से हार गई, लेकिन बहुत मैचेस अभी बाकी हैं। अहम खबर एक शामिल कर लेते हैं, नए आर्मी चीफ और जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ की तकरीरों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। कल तक जो गैर यकीनी सूरत हाल थी उसका खात्मा हो गया था और अभी नए आर्मी चीफ और जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के हवाले से इनकी तकरीरों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जनरल आसिम मुनीर का बतौर आर्मी चीफ और जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का 3-3 साल के लिए तकर्रुर का नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। इस हवाले से हमने प्रोग्राम के आगाज में भी बात की, जिस तरह से क्योस था, कयास आराइयां की जा रही थी, चामगोइयां थी, उसका इस सिलसिला बिलाखिर कल खत्म हुआ और अभी नए आर्मी चीफ और जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के हवाले से जो तकर्रियां हैं वो हम देख रहे हैं कि उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जनरल आसिम मुनीर का बतौर आर्मी चीफ और जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का 3-3 साल के लिए तकर्री का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। बिल्कुल 29 नवंबर 2022 को जनरल कमर जावेद बाजवा भी रिटायर्ड हो रहे हैं। नए आर्मी चीफ तब अपनी तमाम जिम्मेदारियां बतौर संभालेंगे और अभी जो इत्तलात अब आपके साथ इस वक्त शेयर कर रहे हैं, नए आर्मी चीफ और जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ की तकरीरों का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जावेद बलोच हमें मजीद अपडेट करेंगे। जी जावेद। देखें, जो कन्फ्यूजन चली आ रही थी और जो क्या था आपने बात की उसका खत्म हो चुका है और अब बाकायदा नोटिफिकेशन जो है वो जारी हो गया है आर्मी चीफ की तैनाती का भी और चेयरमैन जॉइंट स्टाफ कमेटी की तैनाती का भी। जनरल आसिम मुनीर को जो है वो आर्मी चीफ तैनात करने का नोटिफिकेशन जो है वो वज़ारत दिफा ने जारी कर दिया है, जिसका इतलाक 29 नवंबर को होगा जब मौजूदा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा अपने ओहदे से सबकदोश होंगे। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म ने जनरल कमर जावेद बाजवा की रिटायरमेंट की मंजूरी भी दे दी है, जिसका इतलाक 29 नवंबर को होगा। इसके साथ साथ जो चेयरमैन जॉइंट चीफ स्टाफ कमेटी थे वो 27 नवंबर को रिटायर्ड हो रहे हैं, उनकी रिटायरमेंट की मंजूरी भी वज़ीर आज़म ने दे दी है और जो जनरल साहिर शमशाद मिर्जा हैं वो अपने ओहदे का चार्ज जो है वो 27 नवंबर को टेक ओवर करेंगे। इसी तरह 29 नवंबर को नए आर्मी चीफ जो है पाक फौज की कमान संभालेंगे। इस तरह आज वज़ारत दिफा की तरफ से तमाम नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिए गए हैं, जिनका इतलाक जो है 27 को और 29 को होगा। बहुत शुक्रिया। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जावेद बलोच अपडेट कर रहे थे। नए आर्मी चीफ और जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ की तकरीरों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जनरल आसिम मुनीर का बतौर आर्मी चीफ और जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का 3-3 साल के लिए तकरीर का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बिल्कुल, प्रोग्राम में वक्त हुआ ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं और मजीद सेगमेंट्स, खबरें, तज्जिया आपके साथ शेयर करेंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। और नाज़रीन, सर्दियों का आगाज हो चुका है और नबीहा फाइनली कराची वालों ने भी रजाइयां निकाल ली हैं, जो कि हम उन्हें मजाक करते हैं कि वहां पर वहां पर उस तरह से ठंड होती नहीं है, लेकिन जब भी वो लोग लाहौर आते हैं तो उनको बहुत ज्यादा ठंड फील होती है। उनको पता चलता है, वो यहाँ पर अपनी जैकेट्स कैरी करते हैं
और मैं जब भी वहां पर जाता हूं तो ये सुनने को मिलता है कि यार हमें मौका नहीं मिलता जो सर्दियों की ड्रेसिंग है वो स्पेशली करने का। और उसके साथ साथ देखें सर्दियों की सौगात का जरा जिक्र कर लेते हैं। बिल्कुल, सर्दियों की सौगात ड्राई फ्रूट्स हैं जो कि यकीनी तौर पर बहुत ज्यादा महंगे भी हैं, लेकिन स्टिल उनकी हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर जो आप इसको इन मॉडरेशन थोड़ा सा यूज करते हैं, तरीके से अगर इसका इस्तेमाल किया जाता है, वो जैसे आपने रजाइयों का जिक्र किया ना कि निकल आती हैं, टीवी का रिमोट हाथ में आ जाता है, फिर हाथ में दूसरे हाथ में नट्स के बाउल्स आ जाते हैं और हम फिर वो मूंगफली पर हाथ रुकता नहीं है, बिल्कुल ऐसे या जो दूसरे जो मेवा जाते हैं, दुकानों के मनाजिर हैं कि किस तरह से अब वो ड्राई फ्रूट कितनी बड़ी क्वांटिटी में लगा हुआ है, क्योंकि जो शहरी हैं वो बहुत ज्यादा ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कि किसी चीज का इस्तेमाल ज्यादा हो या ज्यादती उसमें हो जाए तो वो भी सेहत के लिए नुकसानदेह है। तो इसी के हवाले से बात करेंगे। डॉक्टर हाफिज इदरीस, हर्बलिस्ट, हमारे साथ इन स्टूडियोज हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। कैसे हैं डॉक्टर साहब? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। तो डॉक्टर साहब, सर्दियों की सौगात है ड्राई फ्रूट्स और नट्स, इनका इस्तेमाल तो हमने हमेशा से, मतलब जब से रिसर्च और फैक्ट्स देखना शुरू किए हैं, मैंने तो यही पढ़ा है कि एक मुट्ठी आपके हाथ में जितने नट्स आते हैं, चाहे मिक्स फ्रूट है या कोई एक तरह का है, तो वो ही इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे सर्दियाँ आती हैं तो लोगों का हाथ रुकता नहीं है, वो एक मुट्ठी नहीं कई मुट्ठियाँ हो जाती हैं। देखिए नबी, आपने बहुत अच्छी बात की स्टार्ट की है कि जब हम रिसर्च में आते हैं और फैक्ट्स में आते हैं तो चीज़ें डिफरेंट होती हैं। कुछ चीज़ें सुनी सुनाई पे हम चल पड़ते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि जो हमारा सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, नेचुरल सिस्टम ऑफ मेडिसिन, उसमें ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं ये एक ड्रग का दर्जा रखते हैं। बाकायदा ये एक मेडिसिन है, इसकी बॉडी को एक रिक्वायरमेंट होती है। और जैसे आप बात करें कि सिर्फ सर्दियों की सौगात है, ये सर्दियों में नहीं है। बॉडी को जब भी जिस चीज़ की भी ज़रूरत पड़ेगी, अगर आप टाइमली उसको देते हैं तो वो उसके लिए बड़ी बेनिफिशियल है। अब हमारे यहाँ एक कंसेप्ट ये है कि ये सिर्फ सर्दियों में खानी है, और सर्दियों में भी जैसे आप बात कर रही हैं कि फिर हाथ रुकता नहीं है, वो चलता जाता है चलता जाता है। उसकी रीजन क्योंकि यही बताई जाती रही है कि जो मेवा जात हैं वो गर्म होते हैं, गर्मियों में इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, लोगों को एक्ने के मसाइल हो जाते हैं। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, लेकिन हर बंदे की तबीयत डिफरेंट होती है। गर्म होने के साथ साथ वो न्यूट्रिटिव भी होती हैं, उनके अंदर कुछ न्यूट्रिशंस होती हैं, उसके अलावा कुछ विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं जो बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं। जब आप, जैसे नबिया ने बात की कि जब हम एक्सेसिव यूज़ करते हैं तो फिर उसको इस तरह से साइड इफेक्ट्स आते हैं, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं कि एक्ने शुरू हो जाती है, एसिडिटी बढ़ना लग जाती है। अगर हम वो तिब देखें, हर्बल साइंस देखें, मेडिकल साइंस देखें, तो उसमें भी अनवार अलग अलग तरीके से यूज़ किया जाता है चीज़ों को। और कुछ लोग तो गर्म ठंडी तासीर को, मेडिकल साइंस उसको इतना वो नहीं मानती है। तो ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन ये हकीकत है ना, गर्म ठंडी तासीर को। अब आप देखें जैसे सर्दियाँ आती हैं तो हम सूप शुरू कर देते हैं, चाय, कॉफ़ी, ठीक है, अंडा बॉयल करके लेना और इस तरह की चीज़ें जो हमें सर्दी में वो चीज़ गर्म तासीर देती है तो हम वो लेते हैं ना। जैसे कुछ लोग मछली का इस्तेमाल गर्मियों में, मैंने पाकिस्तान में देखा है कि बिल्कुल नहीं करते। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी खवातीन को मछली का इस्तेमाल, अंडा खाने से मना कर देते हैं। एंड डॉक्टर से इसकी गर्म ठंडा ठीक है, लेकिन मछली या नट्स या ये चीज़ें एक मिकदार में, खास मिकदार में आप गर्मियों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यही बात करना चाह रहा था ना। अब देखिए ये जो है, जब जैसे मैंने कहा कि ये हमारे यहाँ एक ड्रग का दर्जा रखती है। अब ड्रग में, इसमें मैंने आपको बताया मल्टीविटामिन्स होते हैं। विटामिन्स की डेफिनेशन यही है कि ऐसा मटेरियल या ऐसी न्यूट्रिएंट्स जो बॉडी को माइन्यूट क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, mg's की मिकदार में चाहिए होते हैं। अब फॉर एग्जांपल एक बॉडी को एक चीज़ 10 mg चाहिए और आप उसको 100 mg दे रहे हैं तो वो या तो नुकसान देगी या फिर वेस्ट हो जाएगी। ठीक है ना। अब आपने जैसे हमने बात की कि महंगा भी बहुत होता है ना ड्राई फ्रूट जब हम यूज़ करने लगते हैं, तो ड्राई फ्रूट को यूज़ करने के तरीके डिफरेंट हैं। अगर आप उसको अप्रॉक्सीमेट और उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करते हैं तो उससे आपको ना सिर्फ ये सस्ता पड़ेगा बल्कि आपकी हेल्थ भी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। आप ज़रूरत के मुताबिक उसको इस्तेमाल करें। अब इस्तेमाल कैसे करना है ये एक बड़ा, मैं आपको एग्जांपल के जरिए समझा देता हूँ। देखिए एक मकई है हमारे पास, मकई का हम आटा इस्तेमाल करते हैं तो उसके और बेनिफिट्स हैं। अब मकई भुनी हुई इस्तेमाल करते हैं, उसके और बेनिफिट्स हैं। अब उसी मकई से हम उसका पॉपकॉर्न बना लेते हैं, उसके और बेनिफिट्स हैं। अब इस्तेमाल का तरीका डिफरेंट है। इसी तरीके से हम अंगूर इस्तेमाल करते हैं, उसके और बेनिफिट्स हैं। वही अंगूर ड्राई करके जब हम किशमिश की शक्ल में ले आते हैं, उसके और बेनिफिट्स हैं। और उसी किशमिश को जब हम भिगो के इस्तेमाल करते हैं, उसके और बेनिफिट्स आते हैं। तो इसके लिए प्रॉपर एक रहनुमाई की जरूरत होती है कि आपने किस डिजीज में, किस मौसम में, किस तरीके से आपने इसको यूज करना है। स्पेसिफिकली अगर आप हमें बता दें, हमारे लिए इजी हो जाए, लोगों के लिए इजी हो जाए कि किस मौसम में कौन सा ड्राई फ्रूट हम खा सकते हैं। देखिए जैसे हमने बात की कि ये सिर्फ सर्दियों तक नहीं है, स्पेशली अगर हम बात करें खुबानी की,
खुबानी गर्मियों का फल है और गर्मियों में इसको इस्तेमाल किया जाना चाहिए। हाँ, अब पहले तो सवाल हम ये डिस्कस कर लेते हैं ना कि फ्रूट को ड्राई किया ही क्यों जाता है, हम अंगूर को वैसे क्यों नहीं खाते, ड्राई क्यों करते हैं। ये कंसेप्ट था कि कुछ फल कुछ खास मौसम में और कुछ खास इलाकों में पाए जाते थे, तो बाकी इलाकों तक उसकी एक्सेस इजी नहीं थी। अब तो ट्रांसपोर्ट बहुत फास्ट हो गई है ना, ये जब ये कंसेप्ट ड्राई फ्रूट्स का आया था, और उस वक्त तो बहुत सारी सब्जियां भी हम खुश करके रख लेते थे, बहुत सारे लोग गोश्त भी ड्राई करके सेव कर लिए, क्योंकि प्रिजर्वेटिव मेथड यही था। अब तो मुख्तलिफ प्रिजर्वेटिव्स भी आ गए, लेकिन उस वक्त प्रिजर्व करने का मेथड यही था कि इसको अब प्रिजर्व कर लिया जाए और जब लेटर ऑन इसकी जरूरत पड़े तो हम इसको यूज कर सकें। तो अब उसमें जब हमने उसको ड्राई करना शुरू किया तो उसके लिए हमें ये फायदा हुआ कि फॉर एग्जांपल एक जो फल है वो पहाड़ी इलाके में, जैसे हम खुबानी की बात कर लेते हैं, वो पहाड़ी इलाके में है, वहां पे तो लोगों को इजीली अवेलेबल है। लेकिन यहाँ जो हमारा मैदानी इलाका है या रेतला इलाका है, वहां अगर किसी को उस न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट है तो वहां जाके लेके आना तो बड़ा मुश्किल था, तो वहां ड्राई कर लेते थे और ड्राई फार्म में यहाँ पे यूटिलाइज हो जाता था। अब जैसे मैंने खुबानी की बात की कि ये गर्मियों में बहुत अच्छा यूज हो सकता है, इस तरीके आलू बुखारा ड्राई फार्म में हम बहुत अच्छा यूज करते हैं, गर्मियों में हमारे यहाँ इमली आलू बुखारे का बड़ा अच्छा कंसेप्ट है। तो इस तरीके से आप ड्राई फ्रूट को सिर्फ नट्स तक महदूद नहीं रख सकते, ड्राई फ्रूट्स की एक वैरायटी है जिसमें इंजीर है, आपकी खजूर है, खजूर आपकी पूरा साल यूज होती है, इंजीर पूरा साल यूज होती है, किशमिश पूरा साल यूज होती है। कितनी मॉडरेशन में यूज करना है, यहाँ पर ये बात का बड़ा ख्याल रखना है। वन समवन टोल्ड मी, मैं नाम नहीं लूंगी अगर प्रोग्राम देख रहे होंगे खफा हो जाएंगे, तो दे टोल्ड मी कि भाई एक दिन वो अंजीर का आपने जिक्र किया कि इंजीर आप पता पूरी लड़ी में आती है, बड़ी टेस्टी होती है, तो यूजुअली हम हिकमत में और हर्बल की साइंस की बात करते हैं या मेडिसिन की, तो हम ये दो इंजीर या 2-3 कप इस्तेमाल करें। तो दे टोल्ड मी कि भी उन्होंने पूरी की पूरी वो जो लड़ी थी वो एक टाइम पे चूंकि भूख बहुत लगी हुई थी, तो वो उसमें कितनी अब आप सुनिए कि 20, 25, 30 के करीब होंगी, तो वो इस्तेमाल कर ली। तो इस तरह से इस्तेमाल करना किसी भी ड्राई फ्रूट का या नट्स का, जैसे पिस्ताशियो या काजू हो गए, खासकर जो कोलेस्ट्रॉल के मरीज होते हैं, कितनी मॉडरेशन में, कितनी मिकदार में इनका इस्तेमाल करना है? जी, इसमें ना एक और बहुत अहम पॉइंट आ रहा है मेरे ज़हन में, मैं चाह रहा हूँ कि नाज़रीन के लिए डिस्कस कर देते हैं। ये जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं ये एक्चुअली सीड्स होते हैं, किसी न किसी प्लांट के सीड्स होते हैं, और जो फार्मर लोग हैं, जो किसान लोग हैं, वो इस बात को समझते हैं कि सीड जब एक ख़ास टाइम के लिए हम स्टोर करते हैं तो वो डॉर्मेंट स्टेज में चला जाता है, उसके न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो डॉर्मेंट हो जाते हैं, या उसकी जो भी अंदर की एक्टिविटीज़ हैं, जब उसको दोबारा किसान सोइंग के लिए या काश्त के लिए लेके आता है तो पहले उसको भिगो के रखता है। ठीक है, या वैसे भी आपने देखा होगा कि कुछ हम जब प्याज वगैरह इस तरह की चीज़ें किचन में ज़्यादा वो उगना शुरू कर देते हैं ना, वो खास टाइम आता है खास मौसम में, उस वक्त उसके न्यूट्रिएंट एक्टिव होते हैं। इनको यूज़ करने के लिए बेहतरीन तरीका तो ये होता है कि या तो हम इनको भिगो के रखें, और स्पेशली इंजीर की जब हम बात करते हैं कि जब ये ड्राई फार्म में होते हैं तो ये एक तो हमारे लिए भी मुश्किल होता है उनको चबाना, और जैसे बादाम है जब हम ड्राई फार्म में लेते हैं काफ़ी हार्ड होता है, और इसी हार्ड फार्म में अगर हम उसको स्टोमक तक लेके जाते हैं तो स्टोमक भी उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता, और उसको नुकसान ये होता है कि वो एज इट इज एक्सक्रीट हो जाता है, बॉडी उससे फायदा नहीं उठा सकती। आप उसको भिगो के रखें, एक तो वो उससे नरम हो जाता है, और दूसरा उसके साथ साथ उसकी जो डॉर्मेंट स्पेशलिटीज हैं वो एक्टिव हो जाती हैं। उसके बाद आप जो उन्होंने 25-30 दाने खाए थे वो 2 दाने भी खा लेते तो उनको उतना बेनिफिट मिल जाना था जितना वो 25-30 से ले रहे थे। तो ये ड्राई फ्रूट में अब इस वक्त अगर हम थोड़ा सा इसकी साइंस की तरफ आते हैं, या इसकी जो ट्रेडिशंस है, ये जो हमारी पिछले कई सालों तक रही है, जो माएँ स्पेशली सर्दियों में बच्चों के लिए तैयार करती थी, उसमें यह कि ड्राई फ्रूट को ग्राइंड करके यूज़ किया जाता था। आप ड्राई फ्रूट मिक्स करते थे और उसके साथ साथ उसको देसी घी का तड़का लगता था, उसको भूना जाता था उसमें, और साथ साथ कुछ स्पाइसेस ऐड किए जाते थे जो इसकी डाइजेशन को बेहतर करते थे। उसमें मैं नाम ले देता हूँ सौंफ, इलायची, जीरा, अजवाइन, भी बचपन में बहुत खाते रहे हैं। जी जी बिल्कुल। अब उसका फायदा क्या होता था कि जो पंजीरी काइंड ऑफ चीनी की गुड़, पंजीरी गुड़ डाला जाता था साथ उसमें। अब जब आपने वो न्यूट्रिएंट्स लिए हैं और साथ उनके आपने डाइजेस्टिव एड भी ले ली है, सौंफ अजवाइन की शक्ल में, इलायची की शक्ल में, तो वो उससे क्या होता था कि वो आपने 1 चम्मच सुबह ले लिया है ना, तो आप उसमें पूरे दिन की एनर्जी उसने आपको दे दी है। अब उसके बजाय अगर आप एज इट इज रा फार्म में आप उसकी मुट्ठी भर के भी ले लेंगे तो वो बेनिफिट नहीं मिलेगा जितना आप उसको ग्राइंडेड फार्म में, या फिर अब मुख्तलिफ लोग उसको मिल्क शेक की फार्म में भी यूज करने लग गए हैं।
कि वो रात को भिगो के रखते हैं बादाम को, या जो बाकी उनके न्यूट्रिएंट्स होते हैं, या अंजीर की बात की, अंजीर स्पेशली तौर पे क्योंकि वो बहुत ड्राई हो चुकी होती है और उसको यूज करना थोड़ा मुश्किल होता है। आप उसको भिगो के रखते हैं रात को, सुबह उठ के आप उसको ग्राइंड कर लेते हैं या उसका बादाम का छिलका उतार के यूज करते हैं, तो वो उससे काफी हेल्थ को जो रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो आम तौर पे मिल जाते हैं। आपने बड़ा अच्छा पॉइंट भी रेज किया, जिक्र किया आपने पंजीरी का, और जब खवातीन बच्चे को जन्म देती हैं तो सदियों से रीत चली आ रही है कि पंजीरी उनको खिलाई जाती है, और वो इतनी खिलाई जाती है कि वो बेचारी एंड पर मतलब 2 महीने के बाद पहचानी भी नहीं, तो कितनी ताकतवर भी होती होगी। ऑब्वियसली उसमें बहुत ज्यादा उसके आप कह रहे हैं कि फायदा भी बहुत है, लेकिन इतना भी इस्तेमाल इसका ना करेंगे। देखिए हाँ, ये तो किसी भी चीज का, इवन आप पानी का इस्तेमाल ओवर करें अभी आपको वॉमिटिंग शुरू हो जाएगी। किसी भी चीज का ओवर यूज जो है वो तो नुकसानदेह है। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप दूसरा पॉइंट ये नोट करें कि जो आप पंजीरी की अभी आपने बात की कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उनको यूज करवाई जाती थी, आप ये देखें कि उसका रिजल्ट क्या आता था। नॉर्मल डिलीवरीज कितनी हुआ करती थी, इस वक्त सिजेरियन सेक्शन कहाँ पहुंच गए हैं? क्यों? क्योंकि न्यूट्रिएंट ही पूरे नहीं है, माँ के पूरे नहीं है, बच्चे कहाँ पूरे होंगे? और एट द टाइम ऑफ बर्थ जो उसको फोर्स रिक्वायर्ड होती है, जो उसको एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, वो पूरी नहीं होती। अच्छा, ये बात कितनी ठीक है कि बादाम को दूध में डालकर बच्चों को पिलाएं तो इससे याददाश्त बड़ी। बच्चों के लिए स्पेसिफिकली जो ड्राई फ्रूट्स है वो कौन से बेटर हैं, उनकी क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, उनका सीजन क्या है, बच्चों के लिए स्पेसिफिकली। जी बिल्कुल। एक तो मैंने इसका आपको बेहतरीन तरीका यही बता दिया कि जब आप सिंपल ड्राई फ्रूट राह देंगे उससे बेनिफिट कम आएंगे। आप उसकी रेसिपीज बनाएं, रेसिपीज अवेलेबल होती हैं, मुख्तलिफ अच्छी ऑथेंटिक बुक्स में भी अवेलेबल है, इंटरनेट पर भी अवेलेबल। बड़ी अच्छी बन जाती हैं जी बार्स, बिल्कुल उसी की बात करूँगी। जब आप गुड़ डालते हैं उसमें, उसके अंदर नट्स डालते हैं और नट्स को आप ग्राइंड करें, उसकी एक अच्छी सी टेस्टी रेसिपी बनाएं। अच्छा, अब जब आपने बच्चों की बात की, बच्चों में मुख्तलिफ इशूज़ होते हैं। जो बच्चे जिनकी आईसाइट वीक हो रही है, आजकल छोटे छोटे बच्चों को ग्लासेस लग रहे हैं और बड़े मोटे मोटे ग्लासेस लग रहे हैं, उनके लिए अगर बादाम, सौंफ, मिश्री और हल्की सी उसमें अगर आप काली मिर्च ऐड करके उसका सफूफ बना के रखते हैं, वो 1-1 चम्मच सुबह शाम दें और उसको दूध के साथ दें, तो वो बहुत अच्छी आईसाइट के इफेक्टिव होता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके अंदर जो है खून की बहुत कमी होती है, उनके अंदर ब्लड प्रोडक्शन बहुत कम होती है और वो खून की कमी का शिकार हो जाते हैं, तो उनके लिए आप ये खजूर, किशमिश और अंजीर, इस तरह की चीज़ें जो हैं उनको आप बॉयल करके और उसका एक पेस्ट बना लें और वो 1 चम्मच जैम टाइप बन जाएगा, उसको वो टेस्टी भी बन जाएगा और बच्चे के लिए अट्रैक्टिव भी होगा। वो 1 चम्मच सुबह शाम देते हैं तो उससे बच्चे के अंदर खून की प्रोडक्शन बेहतर हो जाती है। इस तरह बच्चे जो सुस्ती का शिकार होते हैं, जो लेजी होते हैं, उठते नहीं हैं या सही तरह से खेलते नहीं हैं, हर वक्त टैब पे, टीवी पे, इस तरह की चीज़ों पे रहते हैं, एक्टिव जैसे आम बच्चे शरारतें वगैरह करते हैं, तो वो डेफिनेटली वो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज के शिकार होते हैं। तो उनको भी आप जो बादाम, काजू, पिस्ता और ये अखरोट, इनका ग्राइंडेड फार्म में और उसके साथ उनका, जैसे आपने कहा बच्चों को खिलाएं कैसे, उसमें ना आप टेस्ट के लिए वो शक्कर मिला सकते हैं या मिश्री का पाउडर मिला सकते हैं। आप मिश्री ऐड करते हैं तो बच्चों को वो जरा टेस्ट, पाउडर हम रोटी में भी ऐड करके वैसे बना सकते हैं ताकि किसी भी तरीके से बच्चे को, वैसे अगर दूध के साथ तरीके से आप बच्चे को धोखा दे सकते हैं। नहीं धोखा नहीं, इसके अलावा क्योंकि ये ड्राइड फार्म में होता है, मैंने पहले बात की, जब बिल्कुल ड्राइड डाइट हम स्टोमक को देते हैं तो उसके लिए डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है। जो आपने बात की ना कि अक्सर ये रिकमेंड किया जाता है कि दूध के साथ खिलाएं, उसका फायदा ये होता है कि वो सोक हो जाते हैं और उसके जरिए वो डाइजेशन उसकी ईजी हो जाती है, वो सॉफ्ट हो जाते हैं। बच्चों का स्टोमक वैसे थोड़ा नाजुक होता है तो वो जरा उसके लिए डाइजेशन जो है वो प्रॉपर होती है और जो हमने बेनिफिट उससे लेना होता है वो ज्यादा बेहतर आ सकता है। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया डॉक्टर हाफिज इदरीस, हर्बलिस्ट, हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे और काफी इंफॉर्मेटिव सेगमेंट था हम लोगों के लिए भी और यकीनी तौर पर जो देखें माओं के लिए खास तौर पर कि किस तरह से बच्चों की जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको किस तरह से ठीक किया जाए आजकल के टाइम में। आगे अब अनवान बढ़ते हैं और एक स्टोरी अपने नाज़रीन के साथ शेयर करते हैं। और हमें पता है कि बहुत एक तवील अरसे से हम फिरोज खान हमारे पाकिस्तान के जो नामवर एक्टर हैं और उनकी फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, बहुत फेमस है, ड्रामाज उन्होंने दिए हैं, उनकी पर्सनल लाइफ से मुतालिक जो एक स्कैंडल सामने आया, कंट्रोवर्सी सामने आई, उनकी जो वाइफ अलीज़े शाह थी, उन्होंने इंस्टाग्राम पर स्टोरी पोस्ट की घरेलू तशद्दुद के हवाले से। फिर मीडिया के भी बहुत सारे आर्टिस्ट ने फिरोज के साथ बायकॉट किया, कुछ लोग उनके सपोर्ट में खड़े हुए। अब उनको ये जो शर्मीन उबैद चनॉय है, पाकिस्तान का एक मारूफ नाम है, मुतअद्दिद बैनुल-अक़वामी अवार्ड्स अपने नाम कर चुकी हैं, मारूफ फिल्मसाज हैं, उन्हें जब स्टाइल अवार्ड दिया जाने का ऐलान
ऐलान किया जा रहा था, तो फिरोज उन्होंने खान वो को दिए जाने वापस का, करने बिल्कुल। का ऐलान किया है। अपना स्टाइल अवार्ड भी वो कह रही हैं कि मैं वापस कर रही हूँ। अपना जो बेस्ट प्रोटेस्ट है एक्टर की कैटेगरी में फिरोज को नामजद जी, जी, किया गया, बिल्कुल और ये नामजद किया नामजदगी गया के है। बाद ही शर्मीन ने शर्मीन कहा की कि जानिब से स्टेटमेंट सामने वो स्टैंड करेंगी इसके खिलाफ, और अगर फिरोज को नामजद किया गया है या उनको अवार्ड मिलेगा तो वो अपना जो अवार्ड है वो वापस कर देंगी। जब उन्होंने सोशल मीडिया पर ये पोस्ट शेयर की तो काफी लोग उनके हक में भी आए, कुछ लोगों ने उन पर Against भी थे, तनकीद भी की। लेकिन इस वक्त मीडिया इंडस्ट्री में देख रहे हैं अनवार के लोग बहुत ज्यादा वोकल हो चुके हैं घरेलू तशद्दुद के वाकयात को लेकर, डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर, जो कि अच्छी बात है। विद इन द इंडस्ट्री भी हमने देखा कि जो एक्टर्स थे उन्होंने फिरोज पे तनकीद भी की है, फिरोज का साथ भी दिया है, उन्होंने उनका सपोर्ट भी किया है। तो बहरहाल ये एक खबर थी जो हमने आपके साथ इस वक्त शेयर की। प्रोग्राम में वक्त हुआ है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आप ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। सर में जुएं, खुश्की और बालों के मसाइल इंसान को कब से दरपेश हैं? माजी में इंसान इस मसले का हल कैसे करता था? मौसम सरमा हो या गर्मी का मौसम, माओं का सबसे बड़ा मसला होता है बच्चों के सर में जुएं और अपने सर में खुश्की। इस मसले का हल तलाश करने के लिए देसी टोटके आजमाए जाते हैं, डॉक्टरों से मशवरा किया जाता है। सवाल ये है कि बच्चों के सर में जुएं और खुश्की हजरत इंसान को कब इस मसले का सामना करना पड़ा? इंसान कब से इस मसले से जान छुड़ाने की कोशिश कर रहा है? आप ये जानकर हैरान होंगे कि आज से 3700 बरस कबल भी इंसानों को यही मसाइल दरपेश थे। इसका इंकशाफ 2016 में इराक के आसार कदीमा से दरियाफ्त होने वाली कंघी के जरिए हुआ है। आसार कदीमा माहिरीन के मुताबिक हाथी दांत से बनी कंघी पर कुनानी जुबान में दुनिया का कदीम तरीन जुमला लिखा हुआ था। यही कुनानी जुबानी लातीनी जुबान का माखिज बनी थी, जिसे आज अंग्रेजी और बहुत सी दूसरी यूरोपीय जुबानें लिखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो मौजूदा अहद के इसराइल, फलस्तीन और उर्दन में बोली जाती थी। दुनिया के सबसे कदीम जुमले की तहरीर के मुताबिक शायद ये कंघी सर और दाढ़ी से जुएं निकाल दे। यरूशलेम जर्नल ऑफ आर्कियोलॉजी में शाया होने वाली इस तहकीक के एक मुस्तनिफ गारफिंकल ने कहा कि ऐसा पहले कभी दरियाफ्त नहीं हुआ। ये किसी बादशाह का शाही फरमान नहीं, बल्कि इंसानों के आम मसले का इजहार करने वाला जुमला है। आप फौरी तौर पर इस शख्स से जुड़ गए हैं जिसके पास ये कंघी थी। ये कंघी 2016 में दरियाफ्त की गई थी, मगर उस वक्त तहरीर का इल्म नहीं हो सका था। 2021 में एक मुहक्किक ने कंघी की आईफोन से ली गई एक तस्वीर को जूम किया तो उसे तहरीर नजर आई, जिसके बाद तहकीक की गई। नाजरीन, दुनिया का सबसे पहला तहरीरी जुमला दरियाफ्त तो हो गया है, मगर आज 3700 बरस बाद भी इंसान इस मसले का हल तलाश करने में नाकाम दिखाई दे रहा है। नाज़रीन, आपने ये रिपोर्ट देखी, और अनवार हाथी के दांत जो कि भी बहुत नायाब और बहुत महंगे होते हैं, उनसे बनी अशिया, तो पुराने कदीम दौर में हाथी के दांत से जो मसला आज भी दरपेश है मेरे ख्याल से आज की माओं को, तो हाथी के दांत से उस दौर में जुएं निकालने की कंघी बनाई गई और उस पर वो तहरीरी के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी वो यही बारीक कंघी थी जो हम भी अपने बचपन से देखते आ रहे हैं। लेकिन जो मसले का हल था वो शायद सिर्फ बारीक कंघी नहीं है, क्योंकि हल अभी तक नहीं निकल पाया, क्योंकि माजी में टोटके इस्तेमाल किए जाते थे, डिफरेंट ऑयल, जिस तरह हम ब्रेक में डिस्कस कर रहे थे। आपने एक ऑयल का नाम लिया, तारा मिरा का ऑयल, जो कि बहुत ज्यादा सर में चुभता है और कहा यह जाता है कि उसकी वजह से जो जुएं हैं वो खत्म हो जाती हैं। लेकिन अगर आज के जदीद दौर में देखें तो टेक्नोलॉजी जितनी बढ़ गई है, हमारे पास चीजें जिस तरह से मौजूद हैं, डिफरेंट शैम्पूज हैं, डिफरेंट क्रीम्स हैं, डिफरेंट मेडिसिन इस हवाले से बनाई गई हैं, तो जो माओं की मुश्किलात हैं वो 3700 साल बाद भी वहीं की वहीं खड़ी हैं। स्कूल से आज भी कंप्लेन आती है कि बच्चियों के सर में जुए हैं, इनके सरों को साफ करके भेजा करें। तो जो माएँ हैं वो आज भी मुश्किल में हैं। कि इसका ताल्लुक हाइजीन के साथ बिल्कुल भी नहीं है, बहुत साफ सुथरे भी रहते हुए माएँ बच्चों को बहुत क्लीन रखती हैं, साफ सफाई का ख्याल रखती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बेसिकली इंटरेक्शन से जो है वो ये मसला बढ़ जाता है। लेकिन बहरहाल डेली चेक करना चाहिए। और अनवार आगे बढ़ते हैं अपनी वायरल वीडियो बुखारी साहब ने फिर निकाली है, और बुखारी साहब का जो अपना एक पर्सनल जू है उसमें
उसमें से ये आज फ्राइडे मंडे के शो में बुखारी साहब को एज एनालिस्ट लेंगे और तज्जिया लेंगे जो वायरल वीडियो की नींद नबीहा, सुकून की नींद हर किसी को चाहिए। बिल्ला क्या कर रहा है जी? ये तकिया लेके जा रहा है, इज गोइंग टू स्लीप, तो वो ये इंपॉर्टेंस दिखा रहा है इस पिलो की कि जो मुझे नींद आई है, मुझे डिस्टर्ब नहीं करो। बिल्कुल, क्योंकि तकिए के बगैर, अच्छे तकिए के बगैर तो नींद नहीं आती, गर्दन में बल पड़ जाते हैं, अकड़ाव हो जाता है। तो बिल्ले और बिल्लियां तो वैसे भी इतने मूडी होते हैं, ये तो चले फिर इसने बड़ा मैनर्स का मुजाहरा किया है, मालिक का भी तकिया ले गया है, वरना तो यूजुअली बिल्ली और बिल्लियां अनवार बेड में घुस जाते हैं और लंबी तान के फिर सो जाते हैं। कितने स्लोली आराम से मूड्स के साथ अपनी उसकी जगह एक मुख्तस की होगी, वहां पर एक कुशन लेकर जा रहा है। और इंसानों को भी बताया जा रहा है कि तकिया इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग सोने के लिए। किसका शुक्रिया, ठीक है। बहरहाल ये वायरल वीडियो थी, आज की थी इंशाल्लाह। और जनाब जुम्मा है आज और हैप्पी फ्राइडे, दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। अब जुम्मा मुबारक। कल नहीं मिलेंगे अनवार, मंडे को मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह, मंडे को मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।